नमस्कार, खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या से किस तरह से दुनिया भर में है शोक की लहर। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। बात करेंगे इसके अलावा बाली में चल रहे G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की, यूक्रेन रूस संघर्ष की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को रूस के खिलाफ जारी यूरोपीय प्रतिबंधों पर कड़ी प्रतिक्रिया की। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। नया शहर में चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमले में गई जान, पकड़ा गया हमलावर। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा, यह घृणित कार्य, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं। शिंजो आबे के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। कहा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी बताया। महान वैश्विक राजनेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक। शनिवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। तमाम और नेताओं ने भी जताया शोक। शिंजो आबे की हत्या के बाद दुनिया भर में शोक की लहर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा, जापान ने खोया महान नेता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताई गहरी क्षति। कहा, आबे अमेरिका के लिए थे असाधारण साथी। रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया समेत तमाम देशों ने जताया शोक। बाली में चल रही G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा। विदेश मंत्री ने फ्रांस के नए विदेश मंत्री से पहली मुलाकात में आपसी संबंधों की मजबूती पर की बात। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भीषण रूसी हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निप्रोपेट्रोव्स्क सीमा का दौरा कर सैनिकों का बढ़ाया हौसला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। कहा, रूस पर प्रतिबंध से ऊर्जा संकट पैदा होने का खतरा। अंगोला पर 40 वर्षों तक राज करने वाले पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस का लंबी बीमारी के बाद निधन। स्पेन के बार्सिलोना के अस्पताल में ली आखिरी सांस। और अब देख लेते हैं एशिया का आईना। शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की आज सुबह हत्या कर दी गई। एक चुनावी रैली को जब वो संबोधित कर रहे थे उस समय उन पर हमलावर ने गोली चलाई, जिसके बाद उन्हें तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे के निधन के बाद दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। तो वहीं जापान की पुलिस हमलावर के बारे में सभी जानकारी जुटाने में लगी हुई है और इस घटना की हर कोण से जांच की जा रही है। खून बहुत बह चुका था। डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत काम न आई। कई घंटों तक उखड़ती सांसों को जोड़े रखने और मौत के मुंह से खुद को निकालने की जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जद्दोजहद ने दम तोड़ दिया। दोपहर के बाद घोषणा हुई, शिंजो आबे नहीं रहे। इसी के साथ ही जापान समेत दुनिया के विभिन्न देशों में शोक की लहर फैल गई। उन्हें दोपहर 12:20 पर प्रीफ्रेक्चुरल मेडिकल यूनिवर्सिटी के आपातकालीन केंद्र में ले जाया गया और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट में था। हमने उन्हें आपातकालीन केंद्र में वापस लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से शाम 5:03 पर उनका निधन हो गया। जब वे यहाँ लाए गए तो उनकी गर्दन पर 2 गोलियां लगी थी और ऐसा माना जाता था कि उनके दिल और प्रमुख रक्त वाहिनियों को नुकसान होने के कारण उन्हें कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था। बेशक उन्हें अधिक मात्रा में खून चढ़ाया गया, लेकिन परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण रहा।
शुक्रवार को जापान की पूर्व प्रधानमंत्री देश के पश्चिमी हिस्से नारा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। दरअसल जापान में रविवार को उच्च सदन के लिए चुनाव होना है। इसी क्रम में शिंजो आबे एक सड़क के किनारे अपनी पार्टी के पक्ष में भाषण दे रहे थे। बताया जाता है कि एक हमलावर ने पीछे से उन पर गोली चला दी। पहली गोली लगी तो आबे नहीं गिरे, दूसरी गोली लगने पर वो गिर पड़े और चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने अपने सीने को पकड़ लिया। कई लोगों ने भारी मात्रा में खून निकलने का दावा किया। इस दौरान लोगों ने उनको घेर लिया। आनंद फानन में उन्हें नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 41 साल के संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर को मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर बताया जा रहा है। हमलावर की पहचान तेत्सुया यामागामी के रूप में की गई है। वो नारा सिटी का ही रहने वाला है। हमलावर ने हैंडमेड गन से गोली मारी। हमले का उद्देश्य अभी तक मालूम नहीं हो पाया है, लेकिन इसका मौजूदा प्रचार से संबंध होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शिंजो आबे की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास शब्द नहीं। दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमने एक ऐसा महान राजनेता खो दिया है जिन्होंने इस देश के भविष्य को तय करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। आबे ने 2020 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, लेकिन सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में वे अब तक काफी प्रभावी थे। आबे जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। शिंजो आबे के निधन पर जापान शोक में डूबा हुआ है। विदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जापान में होगा और एक पूर्व प्रधानमंत्री की इस तरह से मृत्यु हो जाएगी। ये अमेरिकी नहीं है, इसीलिए मैं सदमे में हूँ। और वह केवल उच्च सदन के चुनाव के लिए भाषण दे रहे थे। मुझ पर उनके बारे में इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं था और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो इतनी नाराजगी के लायक हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी आलोचना करते हैं। शिंजो आबे की हत्या पर दुनिया भर से शोक संदेश का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर अपने शोक संदेश में लिखा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति हमारे गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। जापान उन देशों में शुमार होता है जहां बंदूक रखने को लेकर बेहद कड़े कानून हैं। बावजूद इसके पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का ये मामला हैरान करने वाला है। ऐसे में इस तरह की निर्मम हत्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही सुरक्षा को लेकर कई सवालों को जन्म भी दे दिया है। शिंजो आबे न सिर्फ जापान के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उन्हें जापान के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर भी देखा जाता है। अपनी पार्टी को सत्ता में लाने से लेकर जापान की तरक्की में बड़ी भूमिका निभाने तक उन्होंने बड़ा योगदान दिया। मौजूदा समय में वे किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी स्वीकार्यता पूरे जापान में निर्विवाद रूप से मानी जाती है। कैसा रहा उनका पूरा सफर, देखिए यह खास रिपोर्ट।
जापान की सियासत पर गहरी पकड़ रखने और वैश्विक राजनीति पर अलग छाप छोड़ने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 में जापान की राजधानी टोक्यो के शिकुंजू शहर में हुआ था। 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे मृदुभाषी होने की वजह से जापान की जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे। सियासी घराने से संबंध रखने वाले शिंजो आबे ने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। अमीर होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फैक्ट्री में काम करके शुरू की। जापान में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने और सिंहासन के शिखर पर 2 बार विराजमान होने वाले शिंजो आबे ने एक के बाद एक राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे। 1993 में चुनाव जीतकर पहली बार वो संसद पहुंचे। 2005 में चीफ ऑफ कैबिनेट बनाए गए। 2006 में एलडीपी के अध्यक्ष चुने गए और इसी के साथ वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म लेने वाले वे सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 1 साल के बाद पार्टी में हुए कई स्कैंडलों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2012 में जापान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के नारे के साथ उनकी वापसी हुई। जापान के प्रधानमंत्री पद से शिंजो आबे ने 2020 से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफा देने और पद छोड़े जाने की घोषणा की थी। शिंजो आबे अमेरिका वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अमेरिका जाने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध पर खेद जताने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान जापान की विदेश नीति दुनिया भर में सराही गई। उन्होंने एशिया के साथ, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों के साथ जापान के संबंधों को मजबूत किया। शिंजो आबे चीन की विस्तारवादी नीति के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। आबे ने चीन पर कई बार आक्रामक रुख अख्तियार किया, लेकिन हर बार शिंजो आबे का शालीन बर्ताव दुनिया के लोगों ने देखा और पसंद किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने के लिए क्वाड को फिर से बहाल करने में आबे की ही बड़ी भूमिका रही। शिंजो आबे भले ही एक नेता थे, लेकिन उनकी छवि कभी भी उन नेताओं जैसी नहीं रही जो एक दूसरे पर बयानबाजी के दौरान मर्यादाएं भूल जाते हैं। शिंजो आबे की छवि एक शांत व्यक्तित्व के नेता के तौर पर थी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसी साल कहा था, उनके देश को लंबे समय से जारी एक वर्जना को तोड़ देना चाहिए और परमाणु हथियारों पर सक्रिय बहस शुरू करनी चाहिए। उनके दादा देश के प्रधानमंत्री और पिता विदेश मंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, शिंजो के परिवार के प्रभाव को इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनकी मां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नोबुशुकु किशी की बेटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में जापान का शुमार होता है तो शिंजो आबे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती की तस्वीरें भी कम नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी की शिंजो आबे से जो दोस्ती की शुरुआत हुई, उसकी गहराई 2014 के बाद से और ज्यादा देखने को मिली। प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी और शिंजो आबे के बीच दर्जनों मुलाकातें हुई और हर बार दोनों की आपसी केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। इसीलिए पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर अपने बेहद करीबी मित्र को खोने का जिक्र किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर दुनिया भर में शोक की लहर है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने आबे के परिवार के प्रति संवेदना जताई। शिंजो आबे के निधन पर रूस ने भी अपनी संवेदना प्रकट की। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जापान ने एक महान नेता को खो दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस जघन्य हत्या पर संवेदना जताई और कहा कि बहुपक्षवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखूंगा। आगे बढ़ेंगे। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में यूक्रेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव जैसे मुद्दों से अछूती नहीं रही। युद्ध की कड़वाहट की झलक इस मंच पर भी दिखाई दी। बहुपक्षवाद, खाद्य संकट और बढ़ती वैश्विक वस्तुओं की कीमतों सहित अन्य मुद्दों के एजेंडे में होने के बावजूद बैठक में यूक्रेन का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। इस दौरान कुछ प्रतिभागियों ने कूटनीति और वार्ता के माध्यम से इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आग्रह भी किया। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में यूक्रेन और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव जैसे मुद्दे छाए रहे। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार किसी बड़े वैश्विक मंच पर रूस पश्चिमी देशों के साथ शिरकत कर रहा है। इस दौरान युद्ध की कड़वाहट की झलक इस मंच पर भी दिखाई दी। हुआ यूं कि जर्मनी की विदेश मंत्री प्रारंभिक सत्र को संबोधित कर रही थी, तभी रूस के विदेश मंत्री सभा से बाहर चले गए।
एनालेना बेरबाक ने तुरंत कहा कि लावरोव का जाना रूस के संघर्ष को सुलझाने की अनिच्छा को दर्शाता है, तो वहीं लावरोव ने वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के बजाय यूक्रेन संकट पर अधिक ध्यान देने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना की। रूस के विदेश मंत्री ने यहाँ अधिकांश समय बातचीत के कमरे के बजाय बाहर बिताया। इससे पता चलता है कि रूसी सरकार की बातचीत को लेकर मिलीमीटर भी इच्छा नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्त से जुड़े प्रमुख मुद्दों का हल तलाशने के लिए G20 बनाया गया। यहाँ इस पर चर्चा के बजाय रूसोफोबिया का माहौल बनाया जा रहा है। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता खाद्य सुरक्षा को बढ़ा रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देने के लिए अमेरिका अन्य भागीदारों और सहयोगियों के साथ काम जारी रखेगा। इस साल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने में बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के लिए संवाद के माध्यम से सहयोग को और बढ़ाना है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। युद्ध को समाप्त करना, पुल बनाना, समाधान का हिस्सा बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे राष्ट्रपति ने परामर्श किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने रूस पर भुखमरी जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका कोई स्थान नहीं है। हमें रूस को ऊर्जा की अधिक कीमतों, भूख और सुरक्षा खतरों के माध्यम से दुनिया को ब्लैकमेल करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। बहुपक्षवाद, खाद्य संकट और बढ़ती वैश्विक वस्तुओं की कीमतें सहित अन्य मुद्दों के एजेंडे में होने के बावजूद बैठक में यूक्रेन का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने बताया कि G20 कार्यक्रम में लगभग सभी द्विपक्षीय बैठकों में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की गई। इस दौरान कुछ प्रतिभागियों ने रूस के हमले की निंदा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दक्षिणी क्षेत्र में युद्ध के अग्रिम मोर्चे का दौरा कर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों के साथ ज़ेलेंस्की ने सैनिकों के साथ एक बैठक की। उन्होंने सैनिकों को पदकों से भी सम्मानित किया। ज़ेलेंस्की का ये दौरा पहले खार्किव में की गई बमबारी के बाद है और इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 5 अन्य घायल हो गए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि रूस के खिलाफ जारी प्रतिबंध यूरोपीय परिवारों के लिए विनाशकारी ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। यूरोप ऐतिहासिक रूप से अपनी प्राकृतिक गैस के लिए लगभग 40% रूस पर निर्भर है और इसका अधिकांश भाग पाइपलाइनों के माध्यम से वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा यूरोप रूसी ऊर्जा संसाधनों को बदलने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा इस तरह की कार्रवाइयों से स्पॉट मार्केट में गैस की कीमतों में वृद्धि होगी और इसकी मार उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। और आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। Irregular rainfall patterns mean flooding can happen anywhere. It is good to be prepared. Watch out for flood warnings. Listen to radio, watch TV, read newspapers. Rely only on official alerts. Use SMS to save phone battery. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lantern, battery operated torch and extra batteries. Stock of fresh water and dry food. Candles, matchbox and kerosene. Keep all important documents in a waterproof bag. Untie cattle to ensure their safety. Locate high grounds and safe shelters. Be smart, be prepared. नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट।
अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ISI। मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। मैं हूँ UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। मैं हूँ UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं अफ्रीका नामा।
दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस का स्पेन के बार्सिलोना के एक अस्पताल में शुक्रवार को निधन हो गया। अंगोला की सरकार ने कहा कि सेंटोस 79 वर्ष के थे और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। सरकार ने बताया कि सेंटोस 1979 में देश के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने 40 साल तक अंगोला पर हुकूमत की। सेंटोस ने 2017 में पद छोड़ दिया, जिसके बाद वे ज्यादातर वक्त बार्सिलोना में ही रहते थे और उनका विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा था। इसके साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।